आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान एसईओ स्ट्रेटजी की कि मुल्तान एसईओ स्ट्रेटजी क्या है। मुल्तान एसईओ स्ट्रेटजी जो है वो बेस करती है ब्लॉग्स के ऊपर, जिसे हम निश ब्लॉग कहते हैं कि निश ब्लॉग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। और मल्टी निश ब्लॉग हो या निश ब्लॉग हो, दोनों इस स्ट्रेटजी के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन एफिलिएट वेबसाइट वो भी ब्लॉग की शक्ल में होती है, लेकिन वो उसका इस स्ट्रेटजी में फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ मैंने लिखा है, पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन यही लिखी है, उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि निश ब्लॉग जो है एक कॉमन टाइप ऑफ वेबसाइट है जिसके अंदर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल डले होते हैं, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट है या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो उसकी ऐसी वेबसाइट को ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। इस वेबसाइट का ज़्यादातर ताल्लुक़, ज़्यादातर इंटेंट जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है निश ब्लॉग का। फिर उसके बाद आप ऐड अप कर देते हो कुछ और इंटेंट भी। बिजनेस इंटेंट जो है, अगर आपने इंटेंट शेयर ऐड कर दिया एफिलिएशन का तो वो फिर एफिलिएट ब्लॉग बन जाएगा पूरा। और अगर आपने इसके ऊपर एडसेंस लगा दिया तो आपने इसको ट्रैफिक के ज़रिए अपना सर्च जो रिज़ल्ट ले रहे हो, इनकम सोर्स जो है वो आप वहाँ से जनरेट कर रहे हो एडसेंस के ज़रिए। तो ज़्यादातर जो ब्लॉग्स होते हैं, निश ब्लॉग्स होते हैं, उनका इंटेंट जो होता है अर्निंग का, जो वो एडसेंस से होता है, या सेकंड इंटेंट एफिलिएट होता है तो वो फिर एफिलिएट के लिए अलग से एक स्ट्रेटजी है। हाँ, जब आप एडसेंस वगैरह लेते हो या तो उसके साथ आपके सोर्सेज जो है, इनकम सोर्स जो है वो आप मल्टीपल कर सकते हो, गेस्ट पोस्ट दे के या आप इवन एड्स लगा के, लिंक लगा के, होम पेज पे एडवर्टाइजिंग के लिंक लगा के, इस जरिए से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो तमाम फॉल करते हैं इसी कैटेगरी के अंदर, जिसको हम मुल्तान एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर कवर करने लगे हैं। हाँ जी, आरबीएस भी इसी चीज़ के अंदर आते हैं, क्योंकि हमने आरबीएन के ऊपर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की थी, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल डाले थे और फिर कंटेंट लिखवा के डाला है। हमारा मकसद यही है कि हम इंफॉर्मेशन डिफरेंट टॉपिक के ऊपर शेयर करें और रैंक करें। सिंगल निश जो से होंगे उनमें से एक सिर्फ एक निश के होंगे और मल्टीपल जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएगी, मतलब कि हेल्थ भी उसी में कर सकते हैं। बिल्कुल मल्टी निश हो गया। जैसे आप न्यूज़ वेबसाइट को देख लें तो मैक्सिमम न्यूज़ वेबसाइट मल्टी निश होती है। अच्छा, इस तरह के ब्लॉग को बहुत सारे तरीके हैं रैंक करने के निश ब्लॉग को, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना एक तरीका बताने लगा हूँ जो कि मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी निश ब्लॉग को रैंक करने के लिए। हर किसी का अपना तरीका होता है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी हो सकता है। इस तरीके को फाइनलाइज करने से पहले मैंने दर्जनों पर्सनल और क्लाइंट के ब्लॉग्स को, निश ब्लॉग्स को के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए हैं कि किस तरह से उनको रैंक करना है। कहीं मैं कामयाब हुआ, कहीं मैं नाकाम हुआ, कहीं पे बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया मैंने ब्लॉग्स का। पर्सनल ब्लॉग्स का ज़्यादातर मैंने बेड़ा गर्क किया सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो उन तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद जो मुझे चीज़ रिज़ल्ट मिला वो मैं यहाँ पे शेयर किया है। दूसरी स्ट्रेटजीज़ की तरह ये भी कोई आसान मेथड नहीं है, क्विक मेथड नहीं है कि हम आसानी से किसी भी ब्लॉग आर्टिकल को रैंक कर दें, मगर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन इसकी जो मेन की है वो है कंसिस्टेंसी। आपने रेगुलर वर्क करना है, आपने कंटेंट भी रेगुलर अपडेट करना होता है, अपलोड करना होता है अपने वेबसाइट पे नया, और अपना मौजूदा कंटेंट को अपडेट भी करते रहना होता है टाइम बाय टाइम। और उसके लिए आपने अपने ब्लॉग से, अगर आप अपना पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं और आपका टारगेट है यानी क्लाइंट है या आपका अपना है, अगर वो चाहता है कि इसको ब्रांड लेवल तक मैं लेकर जाऊं तो आपको यकीनन अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो बढ़ाना होगा उस निश के अंदर रहते हुए। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, उन तमाम के साथ आपने अपना एक रिलेशन कायम करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म बेस के ऊपर आपको उनसे फ़ायदा हो सके।
गेस्ट पोस्ट की शक्ल में, या फिर आपको फ़र्ज़ किया जो ब्रांड होते हैं तो ब्रांड की सोच कुछ हाई लेवल की होती है कि आप कंबाइन कुछ सेशन रख लेते हैं, जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन एक पूरा टर्म यूज़ होती है, इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रही, ब्रॉडकास्टिंग। आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो उस ब्रॉडकास्टिंग से ये होता है कि आप अपनी ही निश में रहते हुए किसी और इन्फ्लुएंसर को अपने पास ब्रॉडकास्टिंग में लेते हो। वीडियो की भी हो सकती है, वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकती है। उसके अंदर फिर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जब डिस्कशन करते हो तो ये होता है कि जब आपने उस इन्फ्लुएंसर को अपने साथ लिया तो वो भी उस ब्रॉडकास्ट को यकीनन अपने ब्लॉग पे डालेगा और आपका रेफरेंस देगा, तो आपके ब्लॉग को वहाँ से मिल जाएगा। तो आपने इस लेवल की, जब ब्रांडिंग लेवल की आप बात करते हो तो आपने इन्फ्लुएंसर को, मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करना होता है, रिलेशन बिल्ड करना होता है। ये पूरी की पूरी एक साइंस है कि कैसे आपने निश ब्लॉग में रहते हुए आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपना रिलेशन बनाना है, और उससे आप एक नहीं मल्टीपल भी अगर आपकी वेबसाइट प्रोजेक्ट्स हैं तो उनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये सिर्फ एक टाइप नहीं है बैकलिंक की कि ब्रॉडकास्ट कर लिया और आपको बैकलिंक मिल गया। तकरीबन 30 के करीब टोटल बैकलिंक्स टाइप हैं जहां से आप बैकलिंक बना सकते हैं अगर आपके जहन में ब्रांड बनाना है, भले वो वेबसाइट का है भले वो ब्लॉग का है। आप अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, 30 टाइप ऑफ बैकलिंक, हाउ टू आउटरीच, हाउ टू acquire backlinks, different type of backlink that matters for creating a brand। आपने ये देखना है कि ब्रांड तब बनता है जब आप मैक्सिमम रिसोर्सेज को अक्वायर करें, मैक्सिमम आप अपनी वेबसाइट पे टाइप के सिग्नल्स लें। आपको लगातार सालों मेहनत करना होती है फिर जाके ब्रांड बनता है। उसके अंदर कंटेंट का भी ताल्लुक है, आप जो वेबसाइट पे डाल रहे हैं, और साथ ही आपका वोट्स का भी ताल्लुक है जो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठे करने होते हैं। तो वो यही है ना, एक वक्त आता है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, आपका ब्रांड बन जाता है, तो अदर ब्रांड्स भी आपको फिर उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। जब आप बिल्कुल न्यू भी होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, तो यकीनन आपको कोई नहीं इनबाउंड लिंक देगा, कोई भी आपको आउटबाउंड लिंक नहीं देगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पास लिंकेबल एसेट ऐसे बनाओ, ऐसे पावरफुल लिंकेबल एसेट बनाओ कि अदर लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो मजबूर हो जाएं आपको बैक लिंक देने पे। अब मुझे इससे ये बात याद आ रही है, तब मैंने नहीं सीखा हुआ था लिंकेबल एसेट। मेरी एक वेबसाइट है इस्लामिक हब, तो उसके ऊपर मैंने हज़रत अली के कोट्स डाले हुए थे। उसमें मैंने आर्टिकल एक डाला था और सिंपल इंग्लिश के कोड डाल दिए। बाद में मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ किया और वो इंग्लिश कोड्स ऐसे थे कि अक्सर औकात आपको ना वेबसाइट नहीं मिलते। वो किसी कंटेंट राइटर को मैंने हायर किया और पता नहीं उसने कहाँ से निकाल के डाल दिए। उसकी वजह से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डले हुए थे वो कोड्स वगैरह और कहीं इंटरनेट में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए गूगल ने भी मुझे रैंक कर दिया। और जो और ब्लॉगर्स थे जिन्हें शौक़ था इस टॉपिक पे लिखने का, उन लोगों ने खुद ब खुद मुझे एक लिंक भी दे दिया। अब वो एक्चुअली लिंकेबल एसेट बन गया कि उसके अंदर ऐसी यूनिकनेस था कि लोगों ने खुद ब खुद उसे लिंक देना शुरू कर दिया। और इस टाइम वो मेरे ख्याल में 200-300 प्लस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। मेन टॉपिक क्या है? हज़रत अली कोट्स। आप जब उसको रिसर्च करोगे तो देखो बेतहाशा ऐसे अल्फाज सर्च किए जाते हैं जो हज़रत अली के कोर्स से रिलेवेंट हैं, LSI कीवर्ड्स हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने असल बात इसकी है स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या है कि मुख्तलिफ होता है। हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि जब हम ब्लॉग बना रहे होते हैं तो इसका जो लेआउट होता है होम पेज का, तो वो आम तौर पे रीसेंट पोस्ट का होता है कि रीसेंट पोस्ट आपके होम पेज पे डली होती हैं। और कुछ ऐसे भी ब्लॉग होते हैं, ये होता है निश ब्लॉग के ऊपर कि आपको रीसेंट पोस्ट मिल रही होती हैं। जब आपका मल्टी निश के ऊपर ब्लॉग होगा तो आपके होम पेज के ऊपर
कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स आपके आर्टिकल्स होंगे, और ये लाजमी भी नहीं है कि आप इस तरह से करें। आप मल्टी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आर्टिकल्स को भी होम पेज पे रीसेंट पोस्ट की शक्ल में दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है टेस्ट पे कि डिज़ाइनर ने कैसे डिज़ाइन करके दिया, या जो ऑनर ऑफ द वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसने कैसे डिज़ाइन करवाया। तो हर किसी का टेस्ट हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है, आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने एक ब्लॉग लिखवाया और होम पेज पे सिर्फ कंटेंट डालता हूँ तो वो ब्लॉग नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एफिलिएट ब्लॉग के अंदर आते हैं, उन्होंने सारा होम पेज के ऊपर पिलर कंटेंट डाला होता है और उसके बाद तमाम आर्टिकल को होम पेज से इंटरलिंक किया होता है। हाँ, एक और निश भी है, मैंने ये भी देखा कि APK निश के ऊपर लोगों ने पिलर कंटेंट होम पे डाल दिया और बाकी जितने भी आर्टिकल लिखे अदर कीवर्ड्स के ऊपर सबको होम पेज से इंटरलिंक कर दिया, मेन्यू में भी डाल दिया। तो हो सकता है कि पिलर कंटेंट की शक्ल में आप होम पेज के ऊपर कंटेंट डाल दें और उसके बाद आप साइलो स्ट्रक्चर यूज़ करें, तमाम आर्टिकल्स को होम पेज से लिंक करते जाएं। करते हैं ब्लॉग, लेकिन ज़्यादातर जो सेंस है ना वो यही बनती है कि आप होम पेज के ऊपर रिसेंट आर्टिकल डालें। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि होम पेज के ऊपर रिसेंट आर्टिकल नहीं है तो आप कहोगे ये वेबसाइट है, ये बिज़नेस है, ये कोई और चीज़ है, ये तो ब्लॉग है नहीं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि कॉमन सेंस यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर समझना है कि उसका स्ट्रक्चर ठीक है। और हाँ, अगर इस तरह से है कि पिलर कंटेंट डाला हुआ है और आप देख रहे हो कि आपको बाकी आर्टिकल सारे के सारे रैंक करवाने हैं और आपके होम पेज के ऊपर ऑलरेडी बैकलिंक लगे हुए हैं बेतहाशा, अब आपने लिंक जूस ट्रांसफ़र करवाना होगा होम पेज से तमाम आर्टिकल को, या तो आप कंटेंट के अंदर डाल देंगे। अगर आपके 100-150 आर्टिकल हैं तो आप सारे के सारे कंटेंट पे नहीं कवर कर सकते। तो उसका हाल यही बनेगा कि आप उनको कम से कम लाजमी एंड के अंदर जाके रिसेंट आर्टिकल डाल दो तो उनको लिंक जूस चला जाए। अदरवाइज़ आप अपना बहुत ज़्यादा जो लिंक जूस है वो ज़ाया कर रहे होते हैं, अपने आर्टिकल को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेरे पास जहन में आ गई जो कि पिछली स्ट्रैटजीज़ में भी शायद मैंने नहीं हाईलाइट की, वैसे हमारा टॉपिक डिफरेंट से हैं। वो उसके अंदर ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट की जब बात होती है तो लिंक जूस जो ट्रांसफ़र होता है ना होम पेज से किसी और पेज के ऊपर, तो सबसे पहला पावरफुल इनबाउंड लिंक जो होता है ना वो आपका मेन्यू बार से जा रहा होता है। इसीलिए मैंने बार बार अपने प्रीवियस शायद लेक्चर्स के अंदर बताया है और आप लोगों को इंडिविजुअली भी बताया हुआ है कि मेन्यू बार की जो सिलेक्शन होती है, मुझे लगता है मैंने इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर दूंगा कि आपका जो मेन्यू बार होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनबाउंड लिंक्स के हवाले से। तो मेन्यू बार के अंदर आपने 100% तवज्जो रखनी है कि आपने मेन्यू बार के अंदर कौन से पेजेस, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज़ को ला रहे हैं। अगर वो किसी भी किस्म की अगर सर्विस है, किसी भी किस्म की वेबसाइट है, तो आपने मेन्यू बार की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अहम करनी होती है। जो आपके मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन चीज़ें होती हैं, वही लिंक हों, इरेलीवेंट चीज़ें ना हों। अक्सर औकात बिजनेस वेबसाइट्स में ये देखा गया है अबाउट अस, आवर हिस्ट्री, आवर वीएन और फलान तो ढिमकान और पता नहीं क्या कुछ डाला होता है, तो उससे ना लिंक जूस ज़ाया हो रहा होता है। तो आपने कोशिश करना है कि सबसे पहले होम पेज के बाद आपका टारगेटेड पेजेस ही होने चाहिए जिनको आप मैक्सिमम रैंकिंग चाह रहे होते हैं। और ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपने एंकर टेक्स्ट वहाँ पे क्या यूज़ किया, उस मेन्यू को लिंक करते हुए एंकर टेक्स्ट क्या यूज़ किया। अब एंकर टेक्स्ट है, जैसे मैंने वहाँ देखा APK निश के ऊपर लोगों को कि वो अगर एक टाइटल ऑफ द टॉपिक है तो उसी पूरे के पूरे टाइटल ऑफ टॉपिक को यानी LSI कीवर्ड को उन्होंने उठा के मेन्यू में डाल दिया है। इतना बड़ा मेन्यू है, तो आपने एंकर टेक्स्ट की भी बहुत ज़्यादा ख़ास नज़र रखनी है कि जो आप एंकर टेक्स्ट डाल रहे हो वो एंकर टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट है, वो उससे रेलिवेंट है, क्या उसका शॉर्ट होना ज़रूरी है या थोड़ा सा उसको आप उस कीवर्ड को यूज़ करें कम से कम जो आप उसके अंदर मेन आपका फोकस कीवर्ड है। मेन्यू
बार में तो 4-5 आइटम से ज़्यादा आ ही नहीं सकती और ना ही इतने ज़्यादा 20 करैक्टर से ज़्यादा मतलब वो कर सकते हैं। तो इसके लिए नहीं, सब मेन्यू बनानी पड़ेगी सबकी। वो हाँ, वही चीज़ आप कैटेगराइज कह रहा हूँ ना, आपने उसको कैटेगराइज कर देना है। अगर बड़ी वेबसाइट है तो वहाँ पे आप सब मेन्यूज़ का यूज़ करेंगे। सेम ही रहेगा वो जो इनबाउंड जो कह रहे हैं आप। लिंक जूस की बात कर रहे हो, हाँ। वो उसी हिसाब से ट्रांसफ़र होगा ना। पहले फ़र्ज़ किया आपने सर्विसेज का पेज बनाया तो तमाम सर्विस पेज को लिंक जूस जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, उसी तरह ट्रांसफ़र होगा। इसमें फिर हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज़ करेंगे या एलएसए यूज़ करेंगे या मैं आपको कह रहा हूँ, आपने ना एग्जैक्ट मैच यूज़ करना, ना एलएसए यूज़ करना, बल्कि आपने वो फोकस कीवर्ड यूज़ करना है। जो आपका फोकस है, आपका कीवर्ड हो सकता है 3 वर्ड पर, 5 वर्ड पर, 2 वर्ड पर। आपने देखना है कि उस तमाम में से कौन सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है। जो आपका मेन टॉपिक होगा ना, आपने वो देना है। ओके, ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि ब्लॉग आर्टिकल के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो किस किस किस्म का भी हो सकता है और उसमें आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी होम पेज के ऊपर कंटेंट, आप जितना ज़्यादा आर्टिकल डालते हैं वो तमाम के तमाम डायरेक्टली इंटरलिंक हो चुका होते हैं होम पेज से, तो वो वहाँ से लिंक जुड़ जाते हैं। इसकी मैंने कई दफ़ा प्रैक्टिकल करके देखा है, कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि मैंने कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो फर्स्ट क्या नया ब्लॉग बनाया और आर्टिकल डालें, फिर 3 महीने 2 महीने बाद फिर आर्टिकल डालें, तो होम पेज से आर्टिकल कुछ सेकंड पेज पे चले जाते हैं। या आपने लिमिट लगाई होती है कि 10 आर्टिकल सामने हैं, तो जो नेक्स्ट चले गए आर्टिकल, उन आर्टिकल को लिंक जूस ना गया, यानी पेज अथॉरिटी ना ट्रांसफ़र हुई, सिर्फ पेज अथॉरिटी उनको ट्रांसफ़र हुई जो होम पेज पे मौजूद थे जब मैंने बैकलिंक लगाना स्टार्ट किया 3 महीने 4 महीने बाद। तो जो फर्स्ट होम पेज पे खड़े थे 5-10 आर्टिकल से, उन्हीं की पेज अथॉरिटी बढ़ी हुई थी। पिछले जो जा चुके थे पुराने, उनकी अथॉरिटी नहीं बढ़ी हुई थी, क्योंकि ना वो मेन्यू बार से लिंक थे, ना ही होम पेज से लिंक थे। तो मैंने उनकी होम पेज पे क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल बढ़ा दिया, तो पेज अथॉरिटी थोड़े ही वक्त के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। जब पेज अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो गई तो वो यानी आपको वहाँ पे रैंकिंग के हवाले से भी आपको वहाँ पे लिंक जूस चला जाता है जब आप बैकलिंक लेते रहते हैं। तो होम पेज के ऊपर आर्टिकल्स को आपने ये अहमियत लाजमी देनी है कि कम से कम, मैं कुछ ऐसे भी करता होता हूँ कि शफ़ल कर देता होता हूँ। मैंने प्रोडक्ट्स कुछ शफ़ल की हुई, इवन प्रोडक्ट्स जब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर डालते हैं तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को शफ़ल किया हुआ है, यानी जैसे ही लोड होता है तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं। हर दफ़ा लोडिंग पे डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट के ऊपर 100, 200, 300, 500 प्रोडक्ट हो सकती हैं। तो हर प्रोडक्ट को होम पेज पे लोड कराने से आपकी वेबसाइट का लोड साइट ख़राब होगा और स्ट्रक्चर की भी बर्बाद हो जाएगा कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मैंने 2 रोज़ के अंदर प्रोडक्ट डाली हुई है और उनको शफ़ल कराया, ताकि हर प्रोडक्ट एक दफ़ा जो भी बंदा खोलता है तो हर दफ़ा वही सेम प्रोडक्ट ना आए, बल्कि डिफरेंट आए। एक तो यूज़र इंटेंट ये था और दूसरा इंटेंट ये था कि हर प्रोडक्ट को पेज अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो। तो ये चीज़ आप आर्टिकल के अंदर, ब्लॉग के अंदर भी कर सकते हैं कि पेज अथॉरिटी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आप शफ़ल करवा लें, कुछ अर्से के लिए करवा लें, ताकि पेज अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद फिर आप उसको स्टिल कर दें। इसके पेज स्पीड में तो फर्क आएगा जो आप शफल कर रहे हैं। नहीं, कोई फर्क वो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा। नहीं नहीं, वो हर लोड टाइम पे होता है। हर लोड के ऊपर उसने 10 उठानी है प्रोडक्ट्स या 10 आर्टिकल उठाने हैं, वो पहले उठाए या कोई उठाए, नहीं, वो हर दफ़ा नए दिखाएगा। तो ओवर आर्टिकल के ऊपर सारे जितने हमने आर्टिकल डाले उन्हें इसी के ऊपर आते हैं, यानी कि होम पेज सबको लिंक दिया। हाँ जी, ये मैंने इसके ऊपर ज़रताश के ऊपर ख़ास तौर पे ये काम किया हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगरी पेज। तो कैटेगरी पेज के अंदर डायरेक्टली तमाम आर्टिकल होते हैं, लेकिन कैटेगरी पेज का कुछ हिस्सा होम पेज पे भी आता है। अगर आपका डिज़ाइनिंग ऐसी है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं तो कैटेगरी वाइज होते हैं, तो वहाँ से कैटेगरी पेज को डायरेक्टली लिंक जूस जा रहा होता है होम पेज से, या फिर आप कैटेगरी का पेज मेन्यू बार में डालते हैं तो वहाँ से भी लिंक जूस जा रहा होता है। ये इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस भी डिपेंड करती है कि आप कीवर्ड के ऊपर, यूज़र इंटेंट के ऊपर। कभी ऐसा भी होता है कि आपने कैटेगरी को रैंक करवाना मकसद नहीं होता। एफिलिएट इसके अंदर, निश ब्लॉग के अंदर आप अक्सर कोशिश होती है कि आपके इंडिविजुअल ब्लॉग रैंक हो,
लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कैटेगरी को भी रैंक करवाना चाहते हैं। जैसा कि एक दफ़ा तुर्की की मेरे पास ब्लॉग आया था, ब्यूटी के ऊपर था, तो वो कहता था कि मेरी इस कैटेगरी को रैंक करो ताकि इस कैटेगरी का जो मेन कीवर्ड मैं टारगेट कर रहा हूँ स्किन ब्यूटी था शायद, तो वही रैंक हो, और स्किन ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं वो भी उसके अंदर रैंक हो। तो वहाँ उस वक्त मेरा वो एक्सपेरिमेंट्स थे, फर्स्ट टाइम मैंने लिया हुआ था और इतना मेरा ज़्यादा पुराना तजुर्बा नहीं था, तो वो हम प्रोजेक्ट रैंक नहीं कर पाए थे। उसकी दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि वो उसने प्लेजराइज कंटेंट डाला हुआ था और उसका कंटेंट, उसके आर्टिकल इतने ज़्यादा आर्टिकल थे कि उसने मल्टीपल इंटरलिंकिंग की हुई थी और कचरा मचा हुआ था उसकी वेबसाइट को, समझ ही नहीं आती थी। एक तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज वेबसाइट थी, ऊपर से उसने बहुत ज़्यादा कचरा किया हुआ था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी वेबसाइट है, इसको कैसे रैंक करना है। तो वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसको हम रैंक नहीं कर पाए। एक तो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, उस वक्त लिंकेबल एसेट हम नहीं बनाया करते थे, तो डायरेक्ट कैटेगरी पेज को हमने रैंक करने की कोशिश की थी और फेल हो गए थे। तो इस तरह से होता है, अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज ब्लॉग्स होते हैं या साइट्स होती हैं, उनका क्या महत्व है? ये अभी टॉपिक नहीं है, करते हैं इसके सर ऊपर भी अगर डिस्कस। कोई भी ब्लॉग है तो कोई भी ब्रांड नेम होगा, कोई भी उसका लोगो होगा, तो हम फर्ज करें किसी भी पेज पे जाते हैं, कैटेगरी पेज पे, मैगजीन पेज पे, कहीं भी जाते हैं तो उसका लोगो आ रहा होता है वेबसाइट, लोगो के ऊपर हमारा होम पेज भी आ रहा होगा, तो वो होम पेज का इंटरलिंक होगा ऑलरेडी, लिंक जूस पास करेगा। तो हमें अगर नहीं भी लगाते, अगर हम इनबाउंड लिंक, तो लिंक जूस वहाँ से यार जो हेडर होता है ना, हेडर जहाँ जो लोगो का एरिया होता है उसका टैग होता है, हेड का टैग। लोगो हमेशा हेड के टैग में होता है, तो हेड का टैग तमाम पेजेस के अंदर, हेड के अंदर आपका सिर्फ होम पेज का यूआरएल आता है जो सबका। मेन्यू का जो टैग होता है जिसमें मेन्यू के तमाम आइटम आ रहे होते हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें जाती हैं वो इम्पोर्टेंस देती हैं। और उसके बाद बॉडी का टैग होता है कि बॉडी के अंदर जितनी चीज़ें जाती हैं वो इम्पोर्टेंस देती हैं। अब हेड के टैग में सिर्फ आपने डाल दिया है लोगो, और फुटर के टैग में आपने जो कुछ डाल दिया है, तो उसके ऊपर लिंक जूस नहीं जाएगा, जो मर्जी कर लो। लिंक जूस मेन्यू बार से जाएगा या फिर बॉडी के टैग से जाएगा। अक्सर वेबसाइटों में जो है ना, हर पेज पे होम पेज पे लिंक लगाया हेडर के ऊपर, उसका कोई फायदा होता है या? वो भी तो बताया मैंने, वही तो बात कर हमें। कोई फ़ायदा नहीं उसको। क्यों आप लेना चाह रहे हैं उससे फ़ायदा? आप जब भी इनबाउंड लिंक करेंगे ना, तो कभी वो हेडर को इनबाउंड लिंक में नहीं कंसीडर करेगा। नहीं, आप चेक करें ना किसी भी पेज के कि इनबाउंड लिंक कहाँ है। इवन वो आपको मेन्यू बार में भी इनबाउंड लिंक नहीं शो कराता, वो सिर्फ बॉडी के अंदर के जो इनबाउंड लिंक होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि मेन्यू और बॉडी ये दो चीज़ें होती हैं जो इनबाउंड लिंक कंसीडर होते हैं। जब करते हैं ना वो क्लिक उस पे, तो वो सिर्फ तो वो कभी हेडर को नहीं करेगा, ना ही फुटर को करेगा। अगर फुटर को करता भी है तो गूगल फुटर में मौजूद लिंक्स को लिंक जूस नहीं ट्रांसफ़र करता। हाँ ये देखो, अब ये होता है कि कॉपीराइट जो होता है ना, आउटबाउंड लिंक जा रहे होते हैं, वो वहाँ से आपको अथॉरिटी मिल रही होती है, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस को मिलती है, वहाँ से बैंड भी बच जाती है, कभी कभार बच भी जाता है। हम आरपीएम में या वैसे फुटर में लिंक्स का एक सेक्शन रखते हैं, वो एक यूजर इंटेंट के लिए रखते हैं। वो गूगल के लिए रखते हैं भाई। उसका मकसद ये है कि गूगल को हमारे रिसोर्सेज पेजेस का पता हो कि हमारे ब्लॉग के ऊपर रिसोर्स पेज मौजूद हैं, हम बिल्कुल ऑर्फन नहीं है, बिल्कुल ही खाली नहीं बैठे। हमने तमाम रेलिवेंट पेज बनाए हुए हैं। हमारा पेज जो है वो उसका ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, अपने ब्लॉग के अंदर रियलिटी लाने के लिए हम वो पेजेस बना के उसको इंटरलिंक कर देते हैं। क्योंकि आपने पेज बना दिए, आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं, लेकिन कहीं लिंक ही नहीं है, तो गूगल उसको कंसीडर नहीं करेगा। आपने कम से कम उसको शो करवाना है। इस चीज़ की अहमियत किसी दौर में हुआ करती थी कि लोग HTML साइट मैप डाल दिया करते थे, तो गूगल उसको रीड करता था, लेकिन अब उसने ख़त्म कर दिया। अब वो XML साइट मैप से ही ले लेता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी रिसोर्स पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल उस रिसोर्स पेज को यूज़र इंटेंट की वजह से ही इम्पोर्टेंस दे रहा होता है कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म एंड कंडीशन डिस्क्लेमर वगैरह अपने यूज़र को दिया है कि नहीं दिया, इसी वजह से उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अदरवाइज़ गूगल को उसकी इम्पोर्टेंस से क्या लेना देना है। बात वही यूजर इंटेंट की है। यूज़र इंटेंट इन द आई ऑफ गूगल, हमारे डायरेक्ट हमें यूज़र इंटेंट नहीं चाहिए ना। हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी बनाई, एक बंदा आता है
उसने हेल्थ का या किसी भी निश का आर्टिकल पढ़ा, वो उसको प्राइवेसी पॉलिसी से ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन गूगल कहता है भाई होनी चाहिए कि इससे अगर किसी को मसला है तो वो तुम्हारी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ले, टर्म एंड कंडीशन पढ़ ले, कुकीज़ पॉलिसी पढ़ ले। कितनी साइट होती है वहाँ पे हम लोग आर्टिकल लिखते हैं। अब वो जब पढ़ा होता है ना, अगर उधर हम प्राइवेसी पॉलिसी डाल देंगे उसका तो फ़ायदा होगा, वो पढ़ेगा तो सही ना। वो वही बात है ना, जब आप इंफॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर आपने अपने यूज़र को जो रीड कर रहा है उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है, उस रेलिवेंसी पैदा करनी है, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जिक्र करके तो लाजमी करो और इंटरलिंक करो। ये बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट है रिसोर्स पेजेस। तो हम कर गए बात तमाम के आपका ऑन साइट इसके अंदर स्ट्रक्चर में रिसोर्स पेज होने ज़रूरी हैं। रिसोर्स पेज ज़रूरी फुटर में होना चाहिए कि हम साइड बार में लगा सकते हैं? साइड बार में लगा सकते हैं, फुटर में लगा लें, कुछ लोग हेडर में लगाते हैं, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं। कुछ होती है ना वो होती है कि वो हमारी मजबूरी है, वो हमने लगाया हुआ है, वो हमारी मजबूरी है कि थीम के अंदर जो फ्री थीम होते हैं उनके अंदर ऑप्शन नहीं है कि फुटर के अंदर आप बजट शो करो या मेन्यू शो, और इसलिए हम साइड बार में डाल देते हैं क्योंकि उनका मकसद इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मकसद नहीं होता उनको, इसलिए साइड बार में रखते हैं। अब साइड बार के अंदर भी मौजूद कोई भी लिंक है वो इनबाउंड लिंक के अंदर नहीं कंसीडर होता, इसीलिए हम साइड बार में डाल देते हैं मेन्यू बार को भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ब्लॉग्स के अंदर होती है वो है ब्लॉग आर्टिकल। आपका जो एक्चुअल आर्टिकल है, जो प्राइमरी सोर्स है निश ब्लॉग का। अच्छा, ये किसी भी किस्म का होगा, लेकिन आप ये देखें कि निश ब्लॉग के अंदर हर किस्म के आर्टिकल को हैंडल करना के लिए एक ही मेथड नहीं होगा। हर टाइप के, हर निश के आर्टिकल को रैंक करना, हैंडल करने के लिए उसी तरह से हमें सोचना पड़ेगा, उसी तरह से हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं कोई एक स्ट्रेटजी बता दूं जो सब पे अप्लाई होगी, नहीं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, एक टर्म यूज़ होती है YLYM, योर लाइफ योर मैटर, क्या है, योर मनी। हाँ, योर लाइफ योर मनी, ये गूगल की एक अपडेट आई थी। तो योर लाइफ योर मनी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आप लोगों को सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली अप्लाई होती है निश ब्लॉग के ऊपर। योर लाइफ अप्लाई होती है तमाम हेल्थ निश के ऊपर जितने ब्लॉग्स हैं, और योर मनी तमाम अप्लाई होती है फाइनेंशियल जितने भी ब्लॉग्स होते हैं फाइनेंस की से रिलेटेड। तो इसकी एक आई थी 2019 के अंदर अपडेट आई थी, बहुत ज़्यादा इसने ब्लॉग्स को हिला के रख दिया था, और बहुत से ब्लॉग्स को, बड़े बड़े ब्लॉग्स को इसने डी रैंक किया था इसी बेस के ऊपर कि नॉन अथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर थी। तो उस नॉन अथेंटिसिटी ख़त्म करने के लिए गूगल ने ये अपडेट निकाली थी YLYM। तो ये इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसीलिए उस अपडेट के बाद मैंने कभी दोबारा हेल्थ निश के ऊपर प्रोजेक्ट लेना छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब एक बंदा है मुंह उठा के कहता है मैं हेल्थ निश पे लिखता हूँ, और हमारा वो इसीलिए रैंक नहीं हो सका था। बाद में अंदाज़ा हुआ, और ये तुर्की की वेबसाइट थी, वो इसी अपडेट की नज़र हो गई थी कि YMYL के अंदर कि आपका जो आर्टिकल है, कंटेंट है, जो भी आप स्किन्स के बारे में दे रहे हैं, किसी भी हेल्थ की प्रोडक्ट के दे रहे हैं, आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, आपका आर्टिकल की क्या वर्थ है, किसने लिखा है। मेरा एक ब्लॉग था फैक्ट स्कॉलर, हेल्थ के ऊपर था, उसके ऊपर बेतहाशा आर्टिकल रैंक थे, और एक आर्टिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक थी, रैंकिंग थी, पता नहीं 500-700 कीवर्ड रैंक थे, टूथ एक के हवाले से थे, दांतों के दर्द के हवाले से। जब ये अपडेट आई थी, पूरी की पूरी वेबसाइट डी रैंक हो गई थी, पूरी की पूरी, ज़ीरो ट्रैफिक, ज़ीरो कीवर्ड रैंकिंग, सब का सब खलास कर दिया था, 100% इफेक्ट हुई थी। उसके बाद मैंने उसके पे काम करना छोड़ दिया था। फिर बाद में मैंने उसको अब कुछ अर्सा पहले, कोई 4-5 महीने पहले मल्टी निश बना दिया उसको, अब उसके ऊपर ऐसा ऐसा काम स्टार्ट किया। सर इसमें सर जर्नल ने भी इस तरह का ये आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें इसने
योर मनी और अक्सर जी, उसने कहा है कि अगर आप इस तरह का आर्टिकल लिखते भी हो तो हाँ आप जी, उनसे आकर इंफॉर्मेशन हाँ जी, यही इसीलिए तो हमने आरबीएन के ऊपर ये काम किया है। आप लोगों को ऐसा ऐसा अंदाज़ा होगा कि मैंने अपनी लाइफ का सारा निचोड़ इसीलिए उसके ऊपर डाला है कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कहीं से भी ना लगे कि ये आपकी फ़ेक है या आपकी ब्लॉग की तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर ना आती हो। ऐसी चीज़ बनाई है जो आपकी रियल है, एक्चुअल जो आप बनाते हैं वही चीज़ है कि आप किसी भी पहलू से वीक नहीं हो। इवन मैंने ये भी प्लान किया हुआ है कि तमाम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना के उनको लिंक करेंगे। पहले उन्होंने ईट के बारे में सब पूरा वही है ना, अब तीसरी चीज़ ईट आ गई ना कि आप फूड के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो आप वाकई उसके ऊपर इतना ग्रिप रखते हो, आपका प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर, या आप सिर्फ कंटेंट राइटर और ठोक ही जा रहे हो। तो ये हेल्थ के साथ आप किसी की नहीं खेल सकते ना, फेक या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करके। इसीलिए ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि आपने इन तीन निश के ऊपर काम नहीं करना। ईट का कॉन्सेप्ट ना ये है एक्सपर्टीज वाला कि जो आप आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें वो एक्सपर्ट भी हो, उसके अलावा अथॉराइज्ड भी हो, अच्छा, अच्छा। और ट्रस्टवर्थीनेस भी हो। अच्छा, आपने वो ईट का है। उस ईट की बात कर रहा हूं। ईट और ये जो फूड के अंदर और हेल्थ के अंदर वो आ गया ना, ये दो चीजें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। ईट का क्या है, एक्सपर्ट हो, अथॉरिटेटिव हो, ट्रस्टवर्थीनेस हो। उसके लिए आपके पास यही है ना, लिंक्डइन प्रोफाइल हो, आपकी अपना पर्सनल ब्लॉग हो, आपका सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी फॉलोइंग हो, आपका कुछ इवन मैंने ये भी देखा कि सर्टिफिकेशन तक वो लोग अपलोड कर रहे हैं कि आप वाकई अथॉरिटेटिव हो। अगर किसी ने हेल्थ पे लिखा है तो उसका जो सा आर्कर है वो आया कि वाकई एक्सपर्ट है, डॉक्टर जी, है, जी, या उसके जी, पास जी। क्या स्पेशलाइजेशन है, ये सारी चीजें। ऐसे ही ऐसे। तो एक तरह कोई influencer हो गया इसका। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ मैंने हेल्थ के ऊपर लेना छोड़ दिया। एक दफ़ा मैंने फाइनेंस के ऊपर लिया था और शुरू बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, और वह मैंने उसको रैंक करके दिया था। वो कुछ अर्सा साल एक रहा रैंकिंग उसकी, उसके बाद वो ड्रॉप हो गई। फिर दोबारा मैंने इंश्योरेंस के ऊपर हमने लिया था, इंश्योरेंस निश के ऊपर हम काम करते रहे हैं स्टार्ट में। इनका आ रहा है समरश वालों का ब्लॉग व्हाट आर EAT एंड व्हाई एंड व्हाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिसेंटली उन्होंने भी सर्च जर्नल वालों ने भी पब्लिश किया। इनकी बार बार अपडेट्स आ रही है ना, गूगल की हर अपडेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है इस हवाले से। सर अगर हम आर्टिकल लिखते भी हैं हेल्थ पहले डॉक्टर को हायर करें। नहीं, बात डॉक्टर को हायर करने की नहीं है, बात यह है कि आप उसकी आइडेंटिटी ले लें उससे। ठीक है कि उनसे यहाँ आप उनसे आइडेंटिटी ले लें, भाई आप अपनी आइडेंटिटी दे दें, हम आपके रिसोर्स यूज़ करते हैं। फिर वो टॉपिक भी उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जिसको वो कम अज़ कम एक्नॉलेज करे कि हाँ तुमने ठीक इन्फॉर्मेशन लिखी है। सर जिस तरह वो नेटवर्क ऑब्जर्वर वाले में है, आपने उनसे ऑथर 3 रखे हुए हैं, एक शिजात, एक आपने अपना यूज़ किया और एक घर लगी हुई है। आपने वो 13 लोग थे तब उन्होंने आपने चेंज भी करवाया कि आपने ये जो से आर्टिकल है ये इस ऑथर को देना है, ये वाला आर्टिकल इस ऑथर को। मकसद यही था ना कि एक ही आथर तमाम के ऊपर ना लिखे, मल्टीपल आथर्स होंगे तो ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट के साथ साथ आपकी ये देखें कि रैंकिंग में भी इफ़ेक्ट आता है कि एक डिफरेंट, अब जितने भी वहाँ पे हमने नेटवर्थ लिखी है लोगों की तो वो मुख्तलिफ़ शोबे से हैं। तो फैशन के अलग कर लो, फाइनेंस के अलग कर लो, हेल्थ के अलग कर लो, इस तरह से शोबिस के अलग कर लो। तो हर अलग अलग का अलग अलग एक एक्सपर्ट हो कि शोबिस में मौजूद जितने भी फीमेल मेल्स आ रहे हैं उनके नेटवर्क लिखने वाला एक अलग कंटेंट राइटर हो, एक अलग एक्सपर्ट हो, इसी तरह बाकियों का भी अलग से हो। अभी रिसेंटली मैंने जरताज के ऊपर आथर बायो चेंज की है, उसको भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से किया है कि आप का जो आथर का बायो हो वो भी आपने कंपटीटर्स को देखना है कि वो लोग क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, वैसा ही हो, ना कि आप अपनी तरफ से बरतौलियाँ मार दें। वो देखो कि वो होने भी वही चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए जो मार्केट में चल रही है। आपने बायो आथर के अंदर भी
ख्याल रखना है, कंपटीटर को देखना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। जुम्मा खान एक दिन देख रहा था अख्तर भाई और कहता यार ये तो कुछ मिला ही नहीं है इसमें, तो ये सारे भी एक है। गूगल से उठा के डालेंगे सारा कुछ तो फिर और क्या करें। मुझे एक बात बताओ, कार्डियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, मुझे तो कार्डियोलॉजी के स्पेलिंग ही नहीं आते, तो मैं उसकी बात बायो आथर कहाँ से लिखूँगा? लेकिन रिसर्च करूँगा ना क्या है। वो कुछ ऐसे थे ना कि वो सेम ही थे, सारी पिक्चर उधर भी सेम है, उधर भी उस बार भी सेम थे वो। हाँ तो फिर क्या हुआ, एक आथर मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर नहीं लिख सकता है क्या? भाई मैं अगर कार्डियोलॉजी का डॉक्टर हूँ और मैंने एक ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा है, मैं एक और किसी के ब्लॉग के ऊपर भी मैं कहता हूँ डाल दूँ, मैं कहता हूँ चलो 4-5 हो। वो है नहीं चाहे टेक्नोलॉजी के हेल्प की, वो हेल्प पे लिख रहा है, वही टेक्नोलॉजी पे भी नहीं, ये गलत है। ये मैंने बाकायदा बताया हुआ है कि आपने निश वाइज आथर उठा के उनको यूज़ करना है। मैंने कहा हुआ है बाकायदा, अगर आपने इस तरह से डाला हुआ उसको सेट करो। ये तो आप खुद से काम बढ़ा रहे हो ना। सर निचवाए जो आर्थर जो लिखवाए ही मैंने लिखवाए थे सर, वो आर्थर अगर लिखते हैं डालते भी है, पहले उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी जो ऑथर होगा। कल को हम आर्थर RBN की डाल दिया, मतलब ऑथर को डाल दिया ये ऑथर है हाँ। लिखने वाला, तो हम उसके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, उसको मसला भी हो सकता है। वो तो रियल, वो तो बात वही होगी ना, जब मैंने स्टार्ट किया कि आपने इन्फ्लुएंस पैदा करना है, तो वो लाजमी नहीं है कि आपने गेस्ट पोस्ट लेने के इन्फ्लुएंस पैदा करना है, बल्कि अगर आप किसी का आर्टिकल आप लिखते किसी से रेलिवेंट लेके, तो आपको उसकी आथरशिप लेनी होगी। जैसे अब मेरे पास फैक्ट स्कॉलर के ऊपर अक्सर आथर आते हैं, कहते हैं हमने लिखना है, मैं बहुत बड़ा लिखा रही हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़लान हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, तो वो अपना बायो खुद लिखता है। या अगर वो कंटेंट राइटर होता है तो वो कहता है मैं आपको बायो आथर भी देता हूँ, आप मेरा आथर डालो और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फुल फ्लैश देता हूँ, उसके अंदर वो पूरी की पूरी डिटेल होती है। ऐसे मैंने डाले हैं। तो आपने इन चीज़ों को तो मद्देनज़र रखना है कि आथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का रोल अदा करता है किसी भी निश के ऊपर लिखते हो। अब एक टेक्नोलॉजी की निश है तो उसके ऊपर आप आथर नहीं लिखते तो वो है ना, शक की निगाह देखा जाएगा। गूगल कहेगा कि यार इसका कोई आथर ही नहीं है, मैं किस हिसाब से इसको रैंक करूँ, भले जितना बेहतरीन मर्जी आपने आर्टिकल लिखा हो। आथर का होना बहुत ज़रूरी है, और रियल आथर का होना, आथर की बायो और उसकी इमेज रियल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप वहाँ सोशल मीडिया को भी लिंक करें ताकि मज़ीद ट्रस्ट बिल्ड हो। अब देखो ना बात कहाँ से कहाँ तक चली जाती है कि मैंने क्यों कहा करता हूँ अक्सर सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर सेशन में या इसके ऊपर गूगल के यूट्यूब पे भी मैंने कुछ सेशन किए हैं कि यार स्पेस ख़त्म हो गई है। अब जो भी न्यूबी आता है ना वो कहता है यार बस आर्टिकल राइटर हायर करो, आर्टिकल लिखवाते जाओ, डालते जाओ, आप रैंक हो जाओगे और हज़ारों लाखों रुपए कमाओगे। आसान तो नहीं रहा ना, वो दौर तो ख़त्म हो गया। अब आपने किसी भी एंगल में देखना है, सोचना है, तो आपको अच्छा खासा रिसर्च, अच्छी खासा टाइम लगाना है, अच्छी खासी मेहनत करनी है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी है। ब्लॉग बनाते हुए आसान तो नहीं है कि आप बस सिर्फ पैसा लगा देने से भी आप ब्लॉग नहीं बना के रैंक कर सकते, बल्कि आपके पास एक एक्सपर्ट टीम हो, एक्सपर्ट बंदा हो जो उसको हैंडल कर रहा हो और हर अंदाज से, हर पहलू से उसको देख रहा हो। इसीलिए आप जब भी ब्लॉग आर्टिकल लो रैंक करने के लिए तो बहुत एहतियात करो। और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट जो अपडेट्स हमने मेजर की हैं बिज़नेस प्लान के अंदर और हमें, वो हमने यही किया है कि अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लेंगे जो नॉन रैंकेबल हैं। वैसे एक आप लोगों को पता होना चाहिए, कल परसों एक नया प्रोजेक्ट आया है, वो था इंस्टाग्राम फॉलोअर के ऊपर, वो मैंने पकड़ा है। अब उसके तमाम के तमाम कीवर्ड हार्ड हैं। आज तक मैंने हार्ड कंपटीशन कीवर्ड प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा, आप लोगों को पता होगा, नहीं पकड़ा ना, कल पकड़ लिया है। अब फिर आप भुगतेंगे। क्या है, क्या किस तरह की वेबसाइट है, क्या प्रोजेक्ट है? सिर्फ इंफॉर्मेशन दे, वो बिजनेस है ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट समझो, वो फॉलोअर दे रहा है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बेच रहा है, सर्विस देते हैं। सर्विस दे रहा है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस है। तो वो मैंने ले लिया। अब उसके तमाम कीवर्ड तकरीबन 10-8 कीवर्ड हैं, मेरे ख्याल में 6 हार्ड हैं, 2 मीडियम हैं।
और हार्ड भी 60 70 80 के करीब है केडी पे। सब्सक्रिप्शन कैसे हुई सर? 500 एक बार फॉलोअर दे दी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कैसे हुई? वो तो परमानेंट रहेंगे। सब्सक्रिप्शन मंथली बेस भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो, लेकिन ऐड टू कार्ड है ना उनका। अब देखना पड़ेगा कि ऐड टू कार्ड है या वहीं पे सब्सक्राइब किया या पे किया उसने। जैसे वो अब मैं कह रहा हूँ मुझे 1000 फॉलोअर चाहिए, एक ही बार तो उसको लोग सब्सक्रिप्शन इस सेंस में भी कहते हैं ना, वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, बस आपको उसकी सर्विस मिल गई। लव सब्सक्राइब का मतलब है कि पे किया, ये मकसद नहीं है कि मंथली बेस है। यूँ भी हो सकता है कि लोग अपनी प्रोफाइल पूरी देखते हैं, वो हैंडल करते हैं लोग डेली बेसिस पे। सर्विस वो डिपेंड करता है ना उन्होंने क्या क्या सर्विसेज दी है, कि मंथली बेस पे वो कहे कि मैं मुझे 2 सब्सक्राइबर। अब उसने दिया हुआ है शायद 100 सब्सक्राइबर ओरिजिनल और पावरफुल सब्सक्राइबर। अब पावरफुल सब्सक्राइबर का मतलब बनता है कि वो जो सब्सक्राइबर होगा उसके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोअर्स होंगे। हाँ, तो फिर अब वो मैटर करता है ना आपकी सर्विस किस तरह से। अब वो आप ये देखो कि ये नया काम मैंने क्यों किया, कि हार्ड कंपटीशन कीवर्ड वाले को क्यों पकड़ा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है, बढ़ गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि उस बंदे ने भी करवानी थी, एसईओ लाजमी करवानी थी, तो वो किसी के पास भी जाता तो उसको भी उसने पैसे देने थे ना। भले मुझे पता है उससे भी नहीं होगी रैंक, लेकिन उसने तो पैसे देने थे, पैसे मुझे भी मिलने हैं, उसको भी मिलने हैं, मैंने भी मेहनत करनी है, उसने भी मेहनत करनी है, तो क्यों आए हुई रोज़ी को ठुकराएं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि यार उसको मैंने समझाया, तमाम बातें बताई, पहले क्लियर की, हार्ड कंपटीशन है, सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, तमाम प्रॉस कॉन्स उसको बता दी, हर एक चीज़ बता दी। वो एग्री कर रहा था, उसको हर चीज़ समझ भी थी और वो एग्री भी कर गया। और उसके बाद उसका कंटेंट प्लेजराइज था, उसका भी उसको बताया, वो कहता है ठीक है उस पर वर्क करेंगे। अब उसको प्रोजेक्ट पकड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि उसके टारगेट कीवर्ड हैं हार्ड कंपटीशन। बंदे का मकसद वही कल वाली बात कि जो भी बंदा, जो भी बिज़नेस, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट एसईओ के पर्पज़ से लेके आता है, उसका मकसद होता है कमाना। अब आपने मेहनत करनी है एसईओ में, अब मैं उसके ऊपर मेहनत करूंगा, उसके मेन जो 8 कीवर्ड हैं उसको भी पता है हार्ड कंपटीशन है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसके लो कंपटीशन कीवर्ड जो रेलिवेंट है वो रैंक करवा सकें? करवा सकते हैं ना। जब लो कंपटीशन 3 से 6 महीने में रैंक हो जाएंगे और उसको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कहेगा यार चलो कीवर्ड नहीं भी रैंक कर रहे तो मुझे तो अर्निंग हो रही है, मुझे तो पैसा रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है ना। और उसको ये भी पता है कि टाइम लगता है अथॉरिटी बिल्ड होने में और रैंकिंग होने में, तो तब तक भी क्या कहते हैं उसने पे करना है। तो हम अपना एंड पे काम कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं अपना, उसको भी अर्निंग स्टार्ट हो गई तो वो भी खुश हो गया, और उसको भी पता है रैंक लेट होना है, हमें भी पता है रैंक लेट होना है। तो यही तो एक्चुअल बिजनेस है, दोनों एग्री कर रहे हैं और दोनों एफर्ट भी कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, वो भी एफर्ट कर रहे हैं, या हम कहीं ना 2 नंबरी नहीं कर रहे। तो जब हम 2 नंबरी नहीं कर रहे, अगला बंदा भी हाई पे करने के लिए तैयार है और पे करने के रेगुलर तैयार है, तो यही तो बिजनेस है भाई। आप इस तरह के बिजनेस कैप्चर करो, लेकिन आपने उसके अंदर ये 100% श्योर करना है कि आपको कॉन्फिडेंस भी हो, आपका एक्सपीरियंस भी हो, आप उसको कम से कम उतना आउटपुट दे सको गिवन पीरियड में, 6 से 7 महीने, साल में, कि वो भी अर्निंग स्टार्ट कर सके। ये ना हो कि आपको हार्ड कंपटीशन आने दे, बस पैसा कमाते हैं फिर इसकी खैर है भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हर तरह के डिफरेंट हर निश के आर्टिकल को हर उसी हिसाब से हमने टैकल करना है, उसी हिसाब से हमने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, रैंक करना है। अब चूँकि हमारा यहाँ पे कोई स्पेसिफिक निश के हवाले से बात नहीं चल रही, तो इसलिए मैं किसी एक निश को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। 2-4 निशेस डिफरेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मज़ीद फिर हम देखेंगे जब हम कोई ऑडिट्स के ऊपर आएंगे या किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हेल्थ के, फाइनेंस के, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फैशन, ट्रैवल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट या न्यूज़, ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट टॉप जो टॉपिक्स होते हैं निश ब्लॉक के, वो ये हैं। और ये तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम के हवाले से भी और मनी के हवाले से भी।
अगर आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं और अगर मार्केट में इसकी जगह लेना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेस ना होने के बराबर है आज के दौर में। अगर आप ख्वाब देखते हो तो आपका ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, एक और टाइप भी है निश ब्लॉग की जो मैंने यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन की है नीचे, कि जो कोट्स होते हैं, विशेस होते हैं, स्टेटस होते हैं, इमेजेस के ब्लॉग होते हैं, वीडियो के ब्लॉग, एपीके के सॉफ्टवेयर ब्लॉग हैं, रेसिपी, पीडीएफ डाउनलोड करवा लो तो ऑडियो डाउनलोड करा लो, पोइट्री हो गए, टूल्स के बारे में बता दिया, ये तमाम ब्लॉग्स के अंदर आ जाते हैं। जब आप इन तमाम की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं साथ, अगर डाउनलोडेबल मटेरियल है या वीडियो वगैरह है तो आप दे रहे होते हैं, तो ये भी सारी की सारी चीज़ें निश ब्लॉग के अंदर आती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में इन होती हैं, जो न्यू ब्लॉगर या नया जिसी को शौक़ चढ़ा है पैसा कमाने का, तो वो कोशिश करता है इस सेकंड कैटेगरी या ब्लॉग्स के अंदर फॉल करने की, वो इस कैटेगरी में काम करता है। नहीं तो ये जो ऊपर मेन कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो किस्मत आजमाते हैं इस सेकंड रेंज के अंदर रहते हुए। अच्छा, यहाँ में मैंने क्वेश्चन पूछा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग टू रैंक दिस निश टॉपिक मेंशन अबव, आर यू किडिंग मी। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसी पॉइंट को कि क्या वाकई तुम इन तमाम टॉपिक्स के अंदर रहते हुए अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हो, क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, क्योंकि इन तमाम कैटेगरी के अंदर, इन तमाम निश के अंदर अब आज के दौर में कोई स्पेस मौजूद नहीं है कि आप एक नया ब्लॉग बनाओ और मौजूद ऊपर जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उसके अंदर आप कहो कि मैं रैंक कर जाऊं। उसके लिए आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए और आपके पास एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए जो इसको हैंडल करे प्रोजेक्ट को, और आपके पास बेतहाशा पैसा होना चाहिए। अच्छा, उसके बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, नए नए ब्लॉग बना रहे हैं, नए नए कर रहे हैं, जैसे हमने आरबीएन बनाया। अगर आप कहो ना स्पेस नहीं है तो फिर क्या है, क्यों वर्क हो रहा है? आप स्पेस ना होते भी काम कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आने वाले दौर में बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक्स हैं, नए कीवर्ड हैं जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या इंट्रोड्यूस होंगे, तो उनके लिए भी आपके पास अभी से अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करके आर्टिकल लिखते हो या जगह बनाते हो तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। एक इस हिसाब से सेंस में, और सेकंड सेंस ये है कि मैंने एक केस स्टडी देखा था पिछले दिनों, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था अपना एक टेक ब्लॉग के लिए, तो उसके अंदर मैंने एक कंपटीटर को देखा जो बहुत सारे कीवर्ड पे रैंक कर रहा था। जो भी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ हर कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा हूँ, जबकि उसकी पेज डोमेन अथॉरिटी जो थी ना और डोमेन रेटिंग जो थी एचआरएफ की, वो ना होने के बराबर थी। यानी वो बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स के हवाले से, अथॉरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कम थी अथॉरिटी उसकी, और रैंकिंग उसकी बहुत ज़्यादा थी। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, और फिर मैंने उसको जब खोल के स्टडी किया तो फिर नया एक्सपेरिमेंट हुआ, नया एक्सपीरियंस ऐड हुआ। उस बंदे ने क्या किया हुआ हो, टेक्नोलॉजी की निश के अंदर रहते हुए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक है, चाहे वो पॉपुलर है चाहे वो नॉन पॉपुलर है, चाहे वो सवाल बनता है वो नहीं बनता, टॉपिक बनता है या नहीं बनता, उस बंदे ने दबा के हर टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, और इनबाउंड क्रॉस इनबाउंड क्रॉस इनबाउंड क्रॉस इनबाउंड, यानी कोई टॉपिक ऐसा नहीं था कि उसने ना लिखा हो। एट द रेट कैसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे डालते हैं, आप क्या कहते हैं, मतलब टेक की बेस में उसने साथ साथ इन चीज़ों को भी मेंटर किया हुआ हो। विंडोज़ के बारे में कि विंडो की कैसी डालते हैं, शॉर्टकट्स विंडोज़ के क्या हैं, मोबाइल एंड्रॉयड के शॉर्टकट क्या हैं, क्रोम के शॉर्टकट क्या है, मतलब जितना भी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता था, जो कि हालांकि माइक्रो निश बनता है इसका टेक्नोलॉजी के, तो टेक्नोलॉजी में आते हुए कोई भी टॉपिक इंफॉर्मेशन थी उसने डाला हुआ था। कोई 600-700 आर्टिकल उसके उस वक्त तक डले हुए थे, और वो बेताश 4 लाख के 4.5 लाख ट्रैफिक उसको फुल फ्लैज ले रहा था पूरी वेबसाइट। और मज़े की बात बताऊं, 4 लाख अगर उसको ट्रैफिक आ रही थी ना, तो उसके जो टॉप कीवर्ड था ना, जो टॉप कीवर्ड और जिससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही थी, पता है कितनी थी? 200।
अंदाज़ा लगाओ कि एक कीवर्ड जो उसे 200 ट्रैफिक मंथली दे रहा है और उसकी टोटल ट्रैफिक 4 लाखों में जा पड़ रही है, तो कैसे होगी? हज़ारों कीवर्ड भाई उसके लाखों हज़ारों कीवर्ड रैंक हो रहे थे फर्स्ट पेज के ऊपर, छोटे सर्च वॉल्यूम के ऊपर, स्मॉल सर्च वॉल्यूम के ऊपर हज़ारों ट्रैफिक कीवर्ड रैंक हो रहे थे, तो लाखों ट्रैफिक बनी। उसने केजीआर को टारगेट किया होगा, मुसलसल कंटेंट केजीआर क्या, उसने तो देखा ही नहीं ना टॉपिक कीवर्ड है, कंपटीशन है या नहीं है, उसने कुछ भी नहीं देखा। कंटेंट अपलोड किया। बस वो हर टॉपिक पे लिखता जा रहा है और इंटरलिंक दबा के कर रहा है। वो नहीं देख रहा कि कंपटीशन है या नहीं है, वो नहीं देख रहा कि ट्रैफिक है या नहीं है, वो बस टॉपिक होगा ना जो लिखता होगा आर्टिकल। जाहिर है उसने इंफॉर्मेशन दी है, उसने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो बिल्कुल सिंपल ब्लॉग, कोई ख़ास नहीं, बस इंफॉर्मेशन दबा के दी हुई है। और एक जो बहुत ज़्यादा बड़ा एज उसको पता है क्या मिला हुआ था, पता नहीं वो उसके अपना ब्लॉग था या क्या था, उसका ब्लॉग एज बहुत ज़्यादा थी, डोमेन एज उसकी बहुत ज़्यादा थी, कम से कम शायद 8-10 साल थी। और उसने काम जो स्टार्ट किया हुआ था वो बहुत बाद में किया हुआ था, ये शायद साल पहले या 2 साल पहले, किसी को बेच भी दिया हो, पता नहीं, हो सकता है ये वो ले लिया हो ना, जैसे बिकती हैं ऑनलाइन। नहीं यार, फ्लिपकार्ट से किसी ने ले ली हो और उसके बाद उसके ऊपर उसने वर्क कर लिया होगा। तो आप ये देखो कि मैं अपनी ये वाली बात कि यार स्पेस नहीं है, उसने कैसे स्पेस बनाई, उसने कोई दुनिया जहान का टॉपिक ही नहीं छोड़ा और उसने अपनी स्पेस बना रहा है। एक वक्त आएगा ब्रांड बन जाएगा, क्यों? उसके बाद तमाम टॉपिक कवर्ड हैं। जब लो कंपटीशन, लो सर्च वॉल्यूम की वो रैंक कर रहे हैं, गूगल को सिग्नल जा रहा है कि हज़ारों लाखों ट्रैफिक आ रही है, अथेंटिक वेबसाइट है, डुअल टाइम जो है उसका बढ़ रहा है, CTR बढ़ रहा है, एक ब्रांड बन गया है, तो उसके बाद आपके हार्ड कंपटीशन कीवर्ड भी रैंक होके टॉप में आना शुरू हो जाएगा, बड़ा ब्रांड बन जाएगा। ये वो तरीकाकार है जो आज के दौर में अगर आप किसी भी निश में जाके काम करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो ये करो। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, शॉकिंग बात बताऊं, उस बंदे ने एडसेंस नहीं लगाया हुआ था। क्या वजह? काम क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता, वो अप्रूव ही नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? ट्रैफिक पे कैसे ट्रैफिक क्यों अप्रूव नहीं होगा वजह? कुछ उसने की होगी ना, कभी जो इतना वो डाला हुआ टॉपिक, ये वो पता चल गया गूगल को कोई मसला है, अप्रूव ही नहीं होगा। ऐसे तो नहीं कर सकते 4 लाख व्यू आ रहा है, इतना वो पेज नहीं डाला होगा उसके लिए। प्लान कुछ और होगा, एडसेंस पे नहीं जाना चाह रहा होगा। पता नहीं क्या प्लान था उसका, जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान रह गया था कि क्या होगा, उसने ऐसा क्यों किया। तो शायद मैं सिर्फ ब्रांड नेम बनाना चाह रहा हूँ, खुदा बेहतर जानता है, एडसेंस नहीं लगा हुआ था। अच्छा, तो ये हो गई स्पेस की बात जो मैंने यहाँ पे की है कि अगर आपने करना है तो क्या करना है, अगर नहीं करना तो क्या नहीं करना। और मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि आप मेरी इस बात से डिसएग्री भी हो सकते हो और मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। और साथ ही यहाँ मेरे ख्याल में मैंने एक अपनी केस स्टडी भी दी है नीचे, बल्कि एग्जैक्ट यही दी है मैंने एग्जैक्ट यही दिया, 450 प्लस आर्टिकल थे उस वक्त। मैंने केस स्टडी के अंदर भी यही बताया है जो अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। शुक्र है मेरी याददाश्त जो है ना अब अच्छी है, बहुत बुरी हुआ करती थी। अच्छा जी, हाँ, एक और भी आपके पास क्या कहते हैं रीज़न है कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास स्पेस है, आप लिख सकते हो। वो क्या रीज़न है, क्या स्पेस है कि वो नॉन इंग्लिश आप कर सकते हो, कि आप ऐसी टॉपिक, ऐसी लैंग्वेज के ऊपर लिखो, ऐसे कंट्री के अंदर ऑडियंस को टॉपिक टारगेट करो जहाँ कंपटीशन नहीं है, तो फिर आप कामयाब हो सकते हो। जैसा कि वो तुर्की में करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ फिर भी कंपटीशन ज़्यादा था। कुछ और कंट्रीज़ हो सकती हैं, कुछ और ऐसी जहाँ कंपटीशन कम हो, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, फिर आपके लिए सबसे बड़ा मसला दोनों सूरतों में आएगा कि कंटेंट राइटर उसी कंट्री का मिले और फिर कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी कोई वहाँ का बंदा मिले। तो ये चैलेंज आपके पास फिर भी होंगे, लेकिन फिर भी स्पेस, अगर आपकी स्पेस की बात करते हो तो आपको नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में शायद स्पेस मिल जाए। यहीं पे मैंने आगे ये लिखा है कि क्या आप उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं या फिर आप उसके ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, आप इतना टाइम दे सकते हैं कि आप ये तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करें। ये बहुत बड़ी जॉब है, इतना आसान काम नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा कि इन तमाम नेग्लिजेंसी, इन तमाम
डिसएग्री होना और तमाम डिमोशन के बावजूद, डिमोटिवेशन के बावजूद मैं इस स्ट्रेटजी को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वही मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक ऐसा आया था कंपटीटर, तो जो ये काम कर रहा था। तो अगर आप चाहते हो कि वाकई स्पेस बनाओ तो इस तरह से आप स्पेस बना सकते हो कि अपने उस निश में रहते हुए बेतहाशा आप। हाँ, एक ये बात मैंने इसलिए की है, केस स्टडी इसलिए मैंने बताई कि एक तो आपको पागलों की तरह ये काम करना पड़ेगा जैसे उस बंदे ने किया। आपने एक दफ़ा पैशन में आके, एक तो या यूँ आप करें, या फिर ये हो सकता है कि ऑलरेडी कोई एक ब्लॉग है जो अच्छा रैंक कर रहा है, आप बहुत पुराना है और वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके कीवर्ड्स इस तरह से रैंक नहीं कर रहे, ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलता है, या ऐसी वेबसाइट आपको फ्लिपा में मिलती है जैसे इस बंदे ने की, आप उसे ख़रीद लो, या ऐसा आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उस प्रोजेक्ट को ले लो और फिर उसके ऊपर आप वर्क करो, तो आपको स्पेस मिल सकती है कि आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि मैं आपको एक और इसी तरह की केस स्टडी जो है शेयर करूँगा, तो अभी तक मैंने नहीं की। ओके, बैक टू मेन टॉपिक। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे और बैकलिंक कैसे लगाएंगे, इनबाउंड लिंक और बैकलिंक कैसे लेंगे, ये अब मैंने इन्फोग्राफी के ज़रिए एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले वही कि हम टॉपिक के हिसाब से लिंकेबल एसेट बनाएंगे। अब अगर आपके निश वेबसाइट है तो आप निश वेबसाइट के ऊपर रहते हुए कैसे बनाएंगे लिंकेबल एसेट, तो उसकी मिसाल वही है जैसे मैंने आपको दी थी कि हज़रत अली से रिलेटेड, मैंने हज़रत अली कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल लिखा था, तो उसके अंदर मेरी यूनिकनेस ये थी कि मैंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जो ऑलरेडी मौजूद नहीं थी या बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं थी। तो मैंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ़ कोर्स को उठा के एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो मेरा कंटेंट यूनिक हो गया, तो वो लिंकेबल एसेट ऑटोमेटिकली बन गया। तो आपने भी इसके अंदर लिंकेबल एसेट बनाना है, तो आपका जो भी एक टॉपिक है, आर्टिकल है, कीवर्ड है जिसको आप रैंक करना चाहते हो, वही आर्टिकल बजाते खुद लिंकेबल एसेट बन सकता है। उसके लिए आपको अलग से लिंकेबल एसेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप ऐसे तमाम चीज़ों को कवर करो कि तमाम टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाए, और वही आपका लिंकेबल एसेट होगा। उसी के बाद आप डायरेक्ट गेस्ट पोस्ट लेंगे, रिसोर्सेज लगाएं, कमेंट, वेब 2.0 फार्म वगैरह लगाएं, लेकिन ख़ास तौर पे ख्याल रखना है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। लिंकेबल एसेट जिस तरह बनाएंगे ना, हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल है हमारे, हम उससे रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड लिंकेबल एसेट लिखवाएंगे। अगर हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड की कैटेगरी है उसके अंदर आर्टिकल है, उसके लिए अलग लिखवाएंगे लिंकेबल। यार आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मल्टी निश ब्लॉग की बात कर रहे हो। जब आप मल्टी निश ब्लॉग की बात कर रहे हो तो सबसे पहला मेरा जवाब आपको ये होगा कि मल्टी निश ब्लॉग आपका रैंक ही नहीं होगा। आप लो ही ना, प्रोजेक्ट ही ना लो, किसी सूरत ना लो। अभी तो मैं आपको बता के थक गया हूँ, मेरा गला बैठ गया है, स्पेस नहीं है, फिर आप किस लिए मल्टी निश या सिंगल निश के ऊपर स्पेस नहीं है, आप रैंक नहीं करवा पा रहे, नहीं रैंक करवा पाएंगे, आप मल्टी निश के अंदर घुस रहे हो। आप क्या इतना बड़ा ब्रांड हो कि मल्टी निश के अंदर घुस रहे हो? तो फर्स्ट क्या, आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो और अब आपके पास मल्टी निश है, अब आपके पास एक नया आर्टिकल है, अब आपने निश रैंकेबल एसेट बनाना है तो बना लो उसमें रहते हुए। मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर निश लिंकेबल एसेट बनाओ और उन 4-5 टॉपिक को आप इंटरलिंक करके रैंक कर लो। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। कंटेंट लिंकेबल एसेट से आप ब्लॉग आर्टिकल को डायरेक्ट लिंक देंगे। अगर आपका ब्लॉग आर्टिकल ही कंटेंट एसेट है, लिंकेबल एसेट है, तो डायरेक्ट वहीं पे आप लेंगे। और अगर आपने लिंकेबल एसेट अपना अलग से बनाया हुआ है, ब्लॉग आर्टिकल ही नहीं है, तो आप उससे कैटेगरी पेज को, होम पेज को भी लिंक दे सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। बस आपने ये देखना है कि जो इंटरलिंकिंग करनी है वो सेंसेबल हो, जैसे मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर वो कैटेगरी से रिलेटेड आप कोई बात कर रहे हैं तो कैटेगरी को लिंक दे दो, होम पेज की ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं तो होम पेज को दे दो। अगर किसी रेलिवेंट टॉपिक्स जो रेलिवेंट या मिलता जुलता या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जो लिंकेबल एसेट या आपके टारगेट कीवर्ड से रेलिवेंट नहीं है, अलग से एक टॉपिक है,
उसकी कोई बात इस लिंकेबल एसिड में आ रही है तो उसको भी इंटरलिंक कर दो। आप जितना उसको लिंक कर सकते हो लो, लेकिन आपने लिंक जूस ट्रांसफ़र करने के लिए, लिंक जूस ट्रांसफ़र करने की अटेंशन है आपकी, इंटेंशन है अगर आपकी कि लिंक जूस ट्रांसफ़र करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे लिंक इनबाउंड लिंक दें जहाँ पे आपने कीवर्ड को रैंक करवाना हो, और आपका एंकर टेक्स्ट वही होना चाहिए जो आप रैंक करवाना चाह रहे हैं। अगर आप कीवर्ड कोई भी रैंक नहीं करवाना चाह रहे किसी और आर्टिकल में और उसको इंटरलिंक दे रहे हैं, तो कभी भी कीवर्ड पे ना लगाएं, बल्कि आप पूरे फ्रेज पे लगा दें, पूरा सेंटेंस पे लगा दें, ताकि आपका रेलिवेंसी बन जाए, ना कि लिंक जूस का आपका इंटेंट हो वहाँ से ट्रांसफ़र करने का। इसी तरह होम पेज है, ब्रांड नेम डाल दें तो ब्रांड नेम ही प्रमोट होगा लिंकेबल एसिड से। ब्रांड नेम डाल दें तो ब्रांड होम पेज के ऊपर आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा उस आर्टिकल का। उसके अलावा ब्लॉग आर्टिकल को डायरेक्ट भी गेस्ट पोस्ट दे दें, बस इतना है। अगर आप कह रहे हैं कैटेगरी रैंक करवानी है तो फिर आप भूल जाएं, सो जाएं कि आपने निश ब्लॉग के अंदर रहते हुए कैटेगरी रैंक करवाना कुछ आ रहा है, तो फिर उसको यहीं से बैठे एक डिजिटल थप्पड़ लगाएं उसे, या फिर एक घूंसा मार दें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑलरेडी वहाँ रैंक कर रहे हैं हमारे कीवर्ड, बेताशा कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, देख रहे हो ना, वो मल्टी निश है और रैंक कर रहे हैं। क्यों? कंपटीशन कम है, उस टॉपिक का कंट्री पाकिस्तानी कंट्री टारगेट ऑडियंस है, तो कंपटीशन कम है, रैंकेबल कीवर्ड है, रैंक हो रहे हैं। अब अगर कहते हो कि ये यूएसए यूके या ऐसी जहाँ रैंकेबल नहीं है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपके पास कहाँ है स्पेस? इवन यहाँ पे भी वर्क करने के लिए मज़ीद हमें स्पेस की ज़रूरत है, मज़ीद ब्रांड बनाने की ज़रूरत है, तमाम 30 टाइप ऑफ बैकलिंक लगाने की ज़रूरत है। अब 30 टाइप ऑफ बैकलिंक आप लोगों को तभी समझ आएंगे ना जब आप लोग पता होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप कह रहे कि हेल्थ नीच में इतनी अब स्पेस नहीं है, तो अगर फर्स्ट करें अगर हम हेल्थ का कोई ब्लॉग बनाते हैं, उस पर हम इस तरह कोई आर्टिकल डालते हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो वो तो रैंक कर सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, ये वो टाइप आ गई जो आखिरी बची थी। पता है कैसे? ये मैंने डिस्कस करना था एफिलिएट के अंदर जाके, आपने सवाल यहाँ पे पूछ लिया। तो एफिलिएट ब्लॉग क्यों कामयाब है, एफिलिएट ब्लॉग अभी क्यों काम कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, आपने उसकी गाइडलाइन दे दी, बायर गाइड लिख दी, आपने उस कीवर्ड के ऊपर एफिलिएट ब्लॉग दे दिया, तो दोनों रैंकेबल हैं और दोनों रैंक होंगे, सेल भी होगी। यानी ऐसा वो टॉपिक जो नया बना है, वही मैं कह रहा हूँ ना, फ्यूचर में आप देखोगे फ्यूचर में क्या आ रहा है, या आप ये देखो कि अभी क्या आया नया नया, यानी जिसका कंपटीशन भी नहीं है, जिसका लोगों ने ज़्यादा लिखा नहीं है, या बड़े ब्लॉग अक्सर ऐसे होते हैं जो बड़े मछलियाँ या मीडियम है, वो अक्सर बहुत सारे टॉपिक छोड़ जाते हैं कि यार क्या मैं इसके ऊपर लिखूँ, सरदर्दी है, टाइम बर्बाद करना है, तो वो छोड़ देते हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग वाले न्यूबीज़ के पास, नए न्यू बॉर्न ब्लॉग्स के पास ऑप्शन मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है, आप उन टॉपिक्स पे लिख सकते हो। वही टॉपिक आप कवर करो, 10-10, 20-20, अगर ट्रैफिक भी आपको आती है तो आप कम से कम हज़ारों की ट्रैफिक ले सकते हो इस तरह से कवर करके। ये वो लास्ट होप है न्यूबीज़ के लिए कि वो आप ब्लॉग है या एफिलिएट ब्लॉग है, निश ब्लॉग है या एफिलिएट ब्लॉग है, अगर उसमें कामयाब होना है तो आप इस तरह से हो सकते हो कि ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल नए आए हैं, या ऐसे टॉपिक जिनको बड़े ने कवर नहीं किया, छोड़ दिया है वो, या ऐसे टॉपिक जो अब फ्यूचर में आएंगे, उनको अगर आप कवर करके एक ब्लॉग आर्टिकल लिखना चाहते हो और आपके अंदर इतना गुर्दा है कि आप पैसा लगाओ, इतना गुर्दा है कि आप इंतज़ार करो, थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक पे आप लोग बर्दाश्त करो, उसको लेके चलो पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपडेट करते करते, तो फिर आपके पास है कि फ्यूचर में साल बाद 2 साल बाद आपका ब्लॉग आपको कमा के देने के काबिल हो सकता है। अभी भी मज़ीद को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो उसके बाद डिजिटल छितर, ब्रांडिंग के लिए होम पेज को आपने लाजमी ब्रांडिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह की वेबसाइट के लिए। तो उसका फार्मूला वही है जो पहले ऑलरेडी हम दे चुके हैं, और यही चीज़ें मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे आ रहा है बात, एक चीज़ मुझे नज़र आई है लिंकेबल एसिड के हवाले से कि लिंकेबल एसिड क्या होना चाहिए, मैंने तीसरी दफ़ा एक्सप्लेन किया है।
लेकिन उसके अंदर एक वर्ड आया बायोग्राफिक रेसिपी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी अब्रॉड। नहीं, इससे ना मेरे जहन में दो वर्ड आए हैं, एक था इन्फोग्राफिक और एक था केस स्टडी। ये अल्फाज से मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, केस स्टडी और इन्फोग्राफिक। इन दो अल्फाज से मेरे जहन में एक पॉइंट ये रेज हुआ है कि आपने जो आर्टिकल डालना है, ब्लॉग आर्टिकल है जो आपने रैंक करना है, जिसके ऊपर आपने लिखना है, आपने अपना कोई भी जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके अंदर आपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को आपने यूज़ करना है। वो तमाम चीज़ें आप डालेंगे जो कि किसी ने ना डाली हो या किसी ने डाली हो, या फ़र्ज़ किया हर किसी ने डाली है तो लाजमी आप वो भी डालें। यानी आपने कोई चीज़ ऐसी छोड़नी नहीं है, रिसोर्स आपने नहीं छोड़ने, आपने तमाम रिसोर्सेज को कवर करना है। आपका टॉपिक, आपका आर्टिकल, आपका इंफॉर्मेशन, बायर गाइड या गाइड इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं, उसमें उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई ऐसा पहलू मिस नहीं होना चाहिए। आपने हर पहलू को लिखना है। अच्छा, जैसे मैंने अपनी ये 4 स्ट्रेटजीज लिखी और मैंने अपने उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना नेथन गाह से सीखा कि आपने अगर रैंक होना है तो आप अपने आर्टिकल, ब्लॉग, जो भी टॉपिक है, जो भी कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो, आप एक स्टोरी डाल दो उसके अंदर, पर्सनल स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस, केस स्टडी, कोई एक ऐसी चीज़ यूनिक डाल दो जो किसी ने ना डाली हो। क्यों? वो आपने किया है ना, आपके साथ वो गुजरी है, आपने एक स्टोरी बना दी, भले इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, वो कंटेंट की यूनिकनेस, कंटेंट की रेलिवेंसी, एक तमहीद बांधने के लिए आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, पावर डाल दी। थोड़ा सा जो भी रीडर आया, स्टार्ट में ही आप स्टोरी डाल दो, रीडर आया उसमें बड़ा यार बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है, रेलिवेंस भी है जो मैं टॉपिक पढ़ना चाह रहा हूँ, तो उसकी अट्रैक्शन बढ़ गई, उसको समझ भी आ गया, यूज़र इंटेंट बढ़ गया, आपका डुअल टाइम बढ़ गया, आपका CTR इंक्रीज, आपका डुअल टाइम बढ़ गया, आपका बाउंस रेट कम हो गया। तो उससे क्या होगा कि सिग्नल चला गया रैंकिंग के अंदर, तो आपको रैंकिंग बहुत आसानी से मिलेगी। तो आपने केस स्टडीज़ डालनी है, आपने इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल करना है, आपने लव स्टोरियाँ डालनी है, ऐसी लव स्टोरी जो आपके साथ पर्सनल गुजरी हो उस टॉपिक के अंदर। अब आप कह रहे हो कि यार हेल्थ का आर्टिकल है, वेबसाइट का क्लाइंट की है, मुझे क्या पता हेल्थ की क्या लव स्टोरी है, मुश्किल हो गई ना। तो आप अपने कंटेंट राइटर को हायर करो, उसे कहो कि कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा एक ऑफ द टॉपिक बात जो रेलिवेंट हो उस टॉपिक से वो डाल दो। यानी जैसे आम किसी के साथ गुजरा हो, पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दो यार, कि आप जैसे कहते हैं ना क्या होता है यार, नहीं रिसालों के अंदर क्या होती हैं, नहीं रिसाले बेस करते हैं पूरे, कहानियाँ जो होती हैं नावल वगैरह, वो किस चीज़ की बेस कर रहे होते हैं, एक इमेजिनेशन पे होता है ना, अफसाना होता है ना, वो हकीकत नहीं अफसाना होता है, वो हकीकत की बुनियाद पे नहीं होता। आपने एक अफसाना डालना है, हर एक अफसाना, मतलब भले वो आपका एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, आपने एक फर्जी कहानी डाल दो यार, आपके साथ पर्सनल नहीं गुजरी, एक आप लिख रहे हो फाइनेंस के ऊपर, या आप अकाउंट्स के अंदर लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिख रहे हो, या लिंकेबल एसिड बना रहे हो, आपने एक छोटा सा अफसाना डाल दो, एक थोड़ी सी कहानी डाल दो। उससे क्या होगा कि एक तो आपका कंटेंट की लेंथ बढ़ जाएगी, उससे आप रीडर को एंगेज कर लोगे, उससे आप गूगल को ट्रैक कर लोगे कि आपने कोई न्यू चीज़ डाली है, ना कि वही जो ऑलरेडी सब डाल रहे हैं, सब डाली जा रहे हैं, आपने एक नई चीज़ ऐड अप कर दी, और उसके अंदर आप अपना उस टॉपिक से भी इंटरलिंक, टॉपिक को भी आप इंटरकनेक्ट कर दो उस अफसाने के अंदर, तो उसके अंदर पावर बढ़ जाएगी। ये एक नई चीज़ है जो कि मैंने सीखी और मैंने उसको अडॉप्ट की, कि आपने अगर ब्लॉग आर्टिकल को, निश आर्टिकल को, या किसी भी किस्म के आर्टिकल को आपने रैंक करना है, भले वो ई-कॉमर्स पे है, बिजनेस पे है, एफिलिएट पे है, निश ब्लॉग के ऊपर, किसी भी किस्म का ब्लॉग आर्टिकल है, उसके अंदर आप जब ये चीज़ डाल दोगे तो आप पावर बढ़ा लोगे, और उसको रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये जज करना होगा कि कंपटीटर क्या क्या रिसोर्सेज एडिशनल ऐड कर रहे हैं। रिसोर्सेज जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वर्थ बढ़ेगी, कंटेंट की वर्थ बढ़ेगी, और रैंकिंग में उसको हेल्प मिलेगी। तो बैकलिंक वाला भी यही कहता है, या तो डिफरेंट, या वो दो बातें कहता है, या डिफरेंट हो या बेटर हो।
ये दो चीज़ें आपने करनी कि या तो आपका उसका कंपोनेंट दूसरे से डिफरेंट हो, या आपने कोई ऐसी बेटर चीज़ यूज़ कर लेनी है कि आप यूनिकनेस। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरे जो उस्ताद जी मौलाना साहब हैं वो कहते हैं कि बैटर की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि डिफरेंस की तरफ जाना चाहिए। वो बैकलिंग को अलग साल कह रहे थे कि आप दोनों में से किसी एक को चूज डिफरेंट की तरफ, में ना स्पेस निकल रही है फ्रॉम बैक की तरफ चले। डिफरेंट यूज़ करें ना कि बैटर। यार बैटर आपके हिसाब से बैटर है ना, इसके हिसाब से बैटर है, उसके हिसाब से बैटर है, गूगल के हिसाब से बैटर है, रैंकिंग के हिसाब से क्या बैटर है, कौन बताएगा कौन किसका बैटर है। हर बंदा क्लेम करेगा मेरा बैटर है। मेरा उस्ताद की बात सही हुई ना, अलामा साहब की, कि यार किसका बैटर आप करोगे, वो हाजी साहब है। नेतन घोष कहते हैं कि किसको बैटर आप कहोगे, किसी को आप नहीं बैटर कह सकते, हर कोई कहेगा मैं बैटर हूँ। हर बंदे की कोशिश होगी मेरा बैटर से बैटर हो, अच्छे से अच्छा हो। इसीलिए वो कहता है कि बैटर में ना घुसो, डिफरेंस में घुसो। डिफरेंस क्या होगा, स्टोरी डाल दो, आप कोई प्यारी लव स्टोरी डाल दो, आप डाल दो मेरी टांग टूट गई, आप डाल दो मेरा ये हो गया, आप कोई भी एक फर्जी स्टोरी डाल दो, रेलिवेंट हो, इंटरेस्ट टॉपिक पैदा हो। आप अपनी बात को जो नीचे एक्सप्लेन कर रहे हो उसको समझाने के लिए एक तमहीद बांध दो, हिस्ट्री डाल दो थोड़ी सी, वो भाई कुछ नया डालो, कुछ डिफरेंट डालोगे तो आपको जगह मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। बैटर के ऊपर जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने उस्ताद जी को संभाला। क्यों कहा, क्योंकि मेरे सारी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, मुख्तलिफ धक्के खा खा के, वो तमाम का निचोड़ उस्ताद ने डाल दिया, इसीलिए मुझे अच्छा लग गया। अब वो भी कहता है कि मैंने भी इसी तरह जानबूझ के उन रास्तों पे चलाऊं जहां धक्के ज़्यादा थे, ताकि मैं मैक्सिमम सीखूं। फिर उसका मैंने निचोड़ आप लोगों के सामने रखा है। अच्छा जी, नेक्स्ट था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, लिंकेबल एसिड से आपने इंटरलिंकिंग करनी है रेलिवेंट टॉपिक्स को, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट के ऊपर ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब यहाँ पे अब बाकी जितनी भी बातें आ रही हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर, वो तमाम वही बातें हैं जो ऑलरेडी हम कराची एसिड स्ट्रेटजी और लाहौर एसिड स्ट्रेटजी में इंफॉर्मेशनल आर्टिकल या लिंकेबल एसिड को हैंडल करते हुए मैंने एक्सप्लेन की, वही तमाम बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसके अंदर बाकी नेक्स्ट कोई न्यू बात नहीं है। एंकर टेक्स्ट के हवाले से भी वही स्ट्रेटजी है जो पहले बात हो चुकी है। अब यहाँ एंड फंस गया, डिकार मेरा फंस गया। एंड में यहाँ मुल्तान स्ट्रेटजी फॉर बैकलिंक, मैंने इसको अलग से लिखा है कि निश एलिमेंट गैस बहुत चाहिए लिंकेबल एसिड के लिए। अच्छा, वही एक्वायर बैकलिंक, ये वही बात ऑलरेडी कर चुका था मैं पिछले स्ट्रेटजीज के अंदर। ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग एंकर टेक्स्ट, सेम वही बातें हैं, सेम जो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या आप लोगों ने पढ़ लेना है कि कैसे इंटरलिंकिंग करनी है, कैसे इनबाउंड लिंक लगाने हैं, कैसे आप लोगों ने बैकलिंक की स्ट्रेटजी होगी। तमाम चीज़ें वही हैं जो एक्सप्लेन हो चुकी हैं। बाकी इसके अंदर कोई चीज़ रह नहीं गई जो आपने ना सीखी समझी हो। मुल्तान एसिड स्ट्रेटजी तकरीबन कंप्लीट हो गई।